नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं IANS 24/7 और आपके साथ मैं हूं सोनल भारद्वाज। और इस वक्त हम बात कर रहे हैं बजट से संबंधित यानी 26-27 वित्तीय वर्ष 2026-27 के बारे में, जो कि 1 फरवरी को पेश होने जा रहा है। वैसे तो उस दिन संडे है, लेकिन इस बार का बजट बेहद खास रहने वाला है, क्योंकि जब हम पिछले बजट की तुलना करते हैं, यानी हम जब वित्तीय वर्ष 2025-26 की बात करते हैं, तब सैलरीड पर बहुत ध्यान दिया गया। जो सैलरी क्लास के लोग हैं, जो मध्यम वर्गीय लोग हैं, जो किसान हैं, इन सबको फोकस में रखा गया। और ये कहा गया देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा कि ये विकास थीम पर आधारित है। आज हम जो बात करने जा रहे हैं वो बजट पर, ये समझने की कोशिश करेंगे कि जो आर्थिक सर्वेक्षण वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश किया है 29 तारीख को, वो क्या आईना दिखा रहा है 2026 और 27 के बजट के लिए। ऐसे में हम उस आईने में क्या झांक पा रहे हैं कि जब हम 26-27 की बात करते हैं तो देश कहां पहुंचने जा रहा है। जिस तरह से अभी ग्लोबल इकोनॉमी की बात करें तो बहुत वहां पर उठापटक देखने को मिल रही है। खासतौर पर जब रुपया गिरा तो चिंता सबकी बढ़ गई, लेकिन क्या वाकई में असर पड़ा देश की इकोनॉमी पर? हमें कहां फोकस करने की जरूरत है जब इस तरह के हालात पूरे दुनिया भर में देखने को मिल रहे हैं। इंडिया को क्या करना चाहिए, भारत को ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए? ये भी कहा जा रहा है कि तमाम उठापटक के बीच भारत ने रुपया कमजोर हुआ, उसके बावजूद भी अपने आप को बनाए रखा या कहीं संभाल लिया। तो कितना संभाला है, कितना संभाल पाएंगे? जो पिछले साल के बजट में राहत मिली थी, खासतौर पर टैक्सेशन के मामले में, क्या इस बार भी वो उम्मीद करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? क्योंकि अब जो फोकस है वो देश में ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा मिले उत्पादन को, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट को लेकर जो बात की जा रही है कि दूसरे देशों पर निर्भरता हमारी कम हो, क्योंकि हमारे सामने है अमेरिका, जिसके लंबे समय से डील की बात चल रही है लेकिन अभी तक हुई नहीं है। उम्मीद करना चाहिए कि इस वित्तीय वर्ष के अभी और 2 महीने बाकी हैं, क्या अमेरिका से डील होगी या जो बार बार ट्रंप टैरिफ के नाम पर डरा रहे हैं वैसा ही कुछ होगा? या हालांकि जब हमारी यूरोपियन डील हो गई उसके बाद राहत की सांस ली है, या कहीं एक बहुत बड़ी खुशखबरी ये देश के लिए है या नहीं है, इसे समझने की कोशिश करेंगे। इसके लिए IANS 24/7 हरिभूमि के प्रांगण में हमारे साथ बेहद वरिष्ठ जन मौजूद हैं, जो कि हर सेक्टर से हैं, चाहे वो पक्ष विपक्ष हो, चाहे वो व्यापारी वर्ग हो, चाहे वो कर्मचारी वर्ग हो, चाहे वो किसानों का प्रतिनिधित्व करने वाले हो, या फिर हम बात करें अर्थशास्त्रियों की। तो क्या कह रहे हैं आर्थिक सर्वेक्षण के बाद, उनका विश्लेषण क्या कहता है? आने वाले वक्त में क्या कुछ उम्मीद भारत से की जानी चाहिए और दुनिया से हम अपने आप को बनाए रखें, उसमें हमें क्या क्या करने की जरूरत है? 2 बेहद खास मेहमान जो इस वक्त मेरे साथ आप देख पा रहे हैं, एक तरफ मेरे सीधे दाईं तरफ और दूसरी बाईं तरफ यदि मैं इंट्रोड्यूस कराऊं तो हमारे साथ हैं प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस के सुरेंद्र वर्मा जी, साथ ही साथ अधिवक्ता आयकर हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ है जिनकी सत्ता भी है फिलहाल, अमित चिमनानी जी, ये भी चार्टर्ड अकाउंटेंट है, प्रवक्ता बीजेपी है, प्रदेश प्रवक्ता बीजेपी है। बहुत स्वागत है सर आपका भी। साथ ही साथ हमारे साथ जो इस प्रांगण में मौजूद है धनंजय ठाकुर जी, वरिष्ठ प्रवक्ता है कांग्रेस के। स्वागत है धनंजय जी आपका। अजय गंगवानी जी हैं, प्रवक्ता हैं, बहुत स्वागत है सर आपका। सत्यप्रकाश सिंह जी हैं, प्रवक्ता कांग्रेस, आपका भी बहुत स्वागत है। हमारे साथ है विजय झा जी, जो कि पूर्व कर्मचारी नेता हैं, आप प्रवक्ता, बहुत स्वागत है सर आपका भी। हमारे साथ है मधु अरोड़ा जी, कैट से हैं, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ है विजय गुरुतक्षाणी जी, जो कि वोनजलो से है, बहुत स्वागत है सर आपका। हमारे साथ है वात्सल्य मूर्ति जी, बीजेपी की तरफ से, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ है, साथ ही साथ इस क्रम में आगे बढ़ते हुए हम पंकज जी की बात कर लेते हैं, जो कि कर्मचारियों का पक्ष रखेंगे। पंकज पांडे जी, बहुत स्वागत है। सत्यम शुक्ला जी हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत स्वागत है सर आपका। पारसनाथ साहू जी हैं, किसानों का पक्ष रखेंगे। जानने की कोशिश करेंगे कि भाई जो पिछली बार से तुलना की जा रही है, कह रहे हैं कि इस सेक्टर में कहीं कुछ थोड़ा सा पीछे रह गए हैं, तो इसे भी समझने की कोशिश करेंगे पारसनाथ साहू जी से। डॉक्टर प्रदीपा जी हैं, कैट मेंबर हैं, बहुत स्वागत है डॉक्टर प्रदीपा आपका भी, हमारे साथ जुड़ी हुई है। साथ ही साथ में सुनीता चंसोरिया जी, जो कि दुर्गा कॉलेज से हैं, एजुकेशन पर बात करेंगे, जाहिर तौर पर महिलाओं की, क्योंकि बार बार महिलाओं के सशक्तिकरण की बात होती है, लेकिन कहां पहुंचे हैं इसको समझने की कोशिश करेंगे। पिंकी अग्रवाल जी भी हमारे साथ हैं और आप सभी का बहुत स्वागत। और अब इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए जोरदार तालियों के साथ यह एहसास होना चाहिए कि हम अपने देश की आर्थिक सेहत के बारे में बात करना चाह रहे हैं। क्या कुछ होगा इसे समझने की कोशिश करेंगे। 2 एक्सपर्ट हमारे साथ हैं। सबसे पहले मैं आपके साथ सुरेंद्र जी शुरू कर रही हूं। आर्थिक सर्वेक्षण आपने सुना, निर्मला सीतारमण जी को सुना, 9वीं बार उन्होंने जो है ये पेश किया और अभी 1 तारीख को पेश करने जा रही है बजट और आर्थिक सर्वेक्षण। किस तरह देख रहे हैं, क्या उम्मीद करनी चाहिए?
सोनल जी, आर्थिक सर्वेक्षण में जो इस सरकार को आईना दिखाने का काम हुआ है बेहद गंभीर है। जो असमानता को लेके, जो असंतुलित विकास को लेके जो टिप्पणी की गई है वो मैं समझता हूं कि आलोचना का विषय नहीं है। सरकार को सचेत होने की जरूरत है। जो शिक्षा को लेके, स्वास्थ्य को लेके, सुरक्षा को लेके जो औद्योगिक पॉलिसी है उसको लेके इस सरकार के सामने एक डेटा आया है, उसके संदर्भ में विचार करना चाहिए। लगातार देखिए, हम अगर तुलना करें, शिक्षा का बजट आज कितना हो गया, हमारे कुल जीडीपी का जो है मात्र 0.36% शिक्षा में लग रहा है। स्वास्थ्य जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्र में जीडीपी का 0.27% मात्र योगदान है। तो निश्चित तौर पर आज हमको विचार करने की जरूरत है और लगभग यही बात हमारे जो आर्थिक सर्वेक्षण की रिपोर्ट है उसमें भी कहा गया है। आज स्वच्छ पेयजल हम उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं, तो ऐसे केवल स्वच्छता का नारा देने से काम नहीं चलेगा। जो 2014 तक यूपीए की सरकार थी, आपने देखा उस समय शिक्षा का बजट, कुल बजट का जो है 4.77 लगभग 5% हुआ करता था। पिछले बजट की आप बात करें 2.6%, लगभग आधा हो गया है। स्वास्थ्य जो है 2.24% था। जब 13-14 का आखिरी बजट मनमोहन सरकार का यूपीए के समय में आया था, वो मात्र 1.85 रह गया है। तो आप जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, स्किल डेवलपमेंट जैसे मदों में आप कटौती करके विकसित भारत की कल्पना जो है केवल नारों में रह जाएगा। हकीकत यह है कि आज रोजगार को लेके, महंगाई को लेके, आज महंगाई एक बहुत बड़ा पार्ट है। थोक सूचकांक की हम बात करते हैं, थोक महंगाई दर में सोनल जी सबसे बड़ा पार्ट होता है पेट्रोलियम उत्पाद, लगभग 60% कवर करता है। लगातार आप देखिए, जब 2013-14 में यूपीए की सरकार थी, उस समय में क्रूड ऑयल मौजूदा समय से लगभग दुगने दाम पर था। आज $64-65 है, उस समय 110 से 117 तक गया था। अभी इस सरकार में $35-32 तक गया। एक तरफ सरकार यह दावा करती है कि पेट्रोलियम उत्पाद जो है अंतर्राष्ट्रीय मार्केट के क्रूड ऑयल के दाम पर निर्भर करेगा। जब $35-32 क्रूड ऑयल का रेट हो जाता है, तब भी पेट्रोल के दाम नहीं कम होते। आज जो है यूपीए के समय के तुलना में आधे दाम पर है। लेकिन जो मुनाफाखोरी की सरकार के चलते जो एडजस्ट किए जा रहे हैं, जो प्रॉफिट है वो अपनी मार्जिन में सेट कर ले रहे हैं, डीलरों के मार्जिन बढ़ाई गई, लेकिन उपभोक्ताओं को उसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। इसके चलते जो है थोक महंगाई जो है बेलगाम है। इसी तरह से घरेलू सामग्री आप खरीदते हैं, आप देखिए जब तेल का दाम 60-62 रुपए हुआ करता था, तब महंगाई डायन हुआ करती थी। आज 200 के पार है, तब आम आदमी की चिंता इस सरकार को नहीं है। उल्टे ये दावा करते हैं, इनके आंकड़े मैं तो नहीं समझता कि कहां से लाते हैं। ये कहते हैं कि ऐतिहासिक तौर पर महंगाई दर नियंत्रित है, राहत दे। लेकिन पिछली बार तो बहुत रियायत मिली, आपको लगता है कि अब जरूरत है उसकी? हमने स्वागत किया था जब 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 नए स्लैब के नाम पर। और दूसरी बात देखिए, ये आप घुमा के कान पकड़ना छोड़ दीजिए। पहली बात, जब 2014 में पहला बजट आया था मोदी सरकार का, तब भी बेसिक एग्जम्पशन लिमिट जो है 2.5 लाख था। आज भी 12 साल बाद भी बेसिक एग्जम्पशन लिमिट वही 2.5 लाख है पुराने स्लैब में। नए स्लैब में आप जो दे रहे हैं छूट, वो 87 का रिबेट है। ये मूल अंतर ये है कि यदि टैक्स का स्लैब बढ़ाया जाता, छूट की सीमा बढ़ाई जाती, तो सभी करदाताओं को समान रूप से उसका लाभ मिलता। लेकिन 87 का रिबेट जो है वो 12 लाख के पार करते ही खत्म हो जाएगा। जो 60,000 का 87 का रिबेट है वो खत्म हो जाएगा। पुराने टैक्स रिजिम में कोई भी टैक्स प्लानिंग करता है, कोई हाउस लोन लेता है तो 20 साल 25 साल के लिए प्लानिंग करता है, कोई LIC की पॉलिसी लेता है तो 10 साल 12 साल के लिए लेता है। आप छूट खत्म कर दिए, 80C का रिबेट पुराना स्लैब में वही 1,50,000 का 1,50,000 है। इस तौर पर नए स्लैब का हमने स्वागत किया, लेकिन पुराने स्लैब में भी जो रहना चाहता है उसको भी लाभ मिले, उसके लिए भी आयकर की सीमा जो है, छूट की सीमा है, वो बढ़ाया जाना चाहिए। वो तो वैसे भी वेंटिलेटर, और 42% किसान है। जो मूल बात, एक बात और कहूंगा सोनल जी, कि जो कृषि उत्पाद है, जो मिलेट्स हैं, जो पेडी हैं, आपने कनकी का निर्यात रोक दिया, आपने चावल के निर्यात पर 10% सेक्टरल एक्साइज भारी भरकम लगा दिए, जो आज तक के इतिहास में कभी नहीं हुआ। तो आपका फोकस चंद कारपोरेट नहीं होना चाहिए, जो छोटे स्मॉल इंडस्ट्रीज हैं। दोबारा आऊंगी आपके पास, दोबारा आऊंगी। अमित चिमनानी जी, पिछली बार सबका विकास थीम थी। सुरेंद्र जी जिस तरह से कह रहे हैं उसके हिसाब से तो किसका विकास हुआ, किसका हुआ? उन्होंने तो हर जगह शिकायत बताई है, कहाँ कहाँ है। अब ये मत कहिएगा कि विपक्ष है इसलिए, वो भी चूंकि आयकर अधिवक्ता है, पूरी तैयारी के साथ आए। अमित जी, वो अगर आयकर अधिवक्ता हैं तो वो कांग्रेस के प्रवक्ता के रूप में आज रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अगर वो गलती से भी सच बोल गए और मोदी जी की जनहितैषी नीतियों की तारीफ कर गए, तो अभी इनके कार्यालय पहुंचने से पहले इनके ऑफिस में कांग्रेस की तरफ से नोटिस आ जाएगा। अभी मैं इनकी बातों का थोड़ा तथ्यों के साथ जवाब देने का प्रयास करता हूं। ये आयकर की सीमा की
एग्जम्पशन लिमिट की बात कर रहे थे सुरेंद्र जी। 2014 में 1947 से आपकी सरकार रही, लगभग 67 सालों में कुछ साल हमारी रही, 55 साल आपकी रही। जो लोग 55 साल में 2 लाख रुपए के बाद टैक्स लेते थे वो आज 12,70,000 रुपए तक टैक्स नहीं है, तो हमसे सवाल पूछ रहे हैं ये कैसे भाई? अरे हम रिबेट दे रहे हैं कि बेसिक एग्जम्पशन लिमिट कम कर रहे हैं, जनता का टैक्स 0 है, जनता को घुमाने की जरूरत नहीं है। आपने शिक्षा के बजट की बात की, आप जब सरकार में थे तो देश को बजट देते थे कि चींटी को दाना मिलता था, यह समझ में नहीं आता था। थोड़ा आपको रिकॉल करवा रहा हूं, और जनता के लिए भी आंकड़े हैरान करने वाले होंगे। 2014 में मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग और अर्बन अफेयर्स का बजट मात्र 6,000 करोड़, मोदी जी ने उसको कर दिया 80,000 करोड़, सीधा 1200% की वृद्धि। मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट 31,000 से 2,46,000, भारतीय रेल 29,000 से 2,26,000, मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज एक सेकंड बजट पे बात आई है 3,000 से 18,000। ऐसे सारे जितने बजट के आंकड़े हैं सोनल जी, उसमें कहीं पर 1200%, कहीं 1500% की वृद्धि है। वो भी तो गए। हाँ, हम वृद्धि भी कर रहे हैं। नहीं, 12 साल हम डेवलपमेंट भी कर रहे हैं। 2014, 2026 2 लाख नहीं, बड़ा लंबा सुरेंद्र जी ने बोला, जरा उसका जवाब दे दूं मैं, मुझे अनुमति दीजिए आप, ठीक है? तो आप जो करते थे ना, कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना करते थे सुरेंद्र जी, आंकड़ा बता दें। हम 11 लाख करोड़ रुपए का कर रहे हैं। तो सरकार जो खर्चा ही नहीं करती थी, बजट ही नहीं देती थी, तो विकास कहां से करती? हम बजट भी दे रहे हैं, विकास भी कर रहे हैं, प्रति व्यक्ति आय भी बढ़वा रहे हैं और राहत भी दे रहे हैं। सोनल, ठीक है। तो सर, बेरोजगारी की जो बात है, जो महंगाई की बात है, देखिए ये आंकड़ों में मत उलझाइए। जो आम लोग हैं वो सिर्फ इतना समझते हैं कि क्या महंगाई कम होगी, क्या बेरोजगार युवा जो उनको रोजगार मिलेगा, क्या हमारा देश वाकई में जो जीडीपी ग्रोथ की बात कर रहे हैं उससे कोई फायदा होगा या नहीं होगा। है 6 से 8% से 7.2% तक ये बढ़ सकती है 26-27 में, फाइनेंशियल ईयर में। तो क्या उम्मीद करनी चाहिए सर? सीधे राहत की बात कीजिए ना। तो आखिर हमारे नीतियों में, बजट में ऐसे प्रावधान थे कि हमने 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा के नीचे लाया। दूसरी बात, जहां तक राहत की बात है, राहत हर सेक्टर में दे रहे हैं, लगातार दे रहे हैं। एक तरफ इनकम टैक्स को हमने 12,70,000 तक छूट कर दी, फिर बाद में जीएसटी के रेट्स भी कट आउट कर दिए। जीएसटी उत्सव लोगों ने मनाया, प्रत्येक परिवार को 50,000 रुपए की छूट मिली। हमारे किसान भाई बैठे हैं, अगर ईमानदारी से वो बताएंगे कि एक ट्रैक्टर में कितने रुपए की जीएसटी की बचत हुई, आंकड़ा खुद ही सामने आ जाएगा। मेरी सहयोगी मोनिका है मेरे साथ, मोनिका नायक। मोनिका, जो पारसनाथ जी, इनसे पूछिए थोड़ा कि जो अमित जी कह रहे हैं कितना एग्री कर रहे हैं सर इस बार? ट्रैक्टर में कितना जीएसटी कम हुआ, मेरा इतना सही प्रश्न है, बाकी उसके बाद के आपके विचार हैं। कृषि उपकरण में टैक्स में छूट मिला है, किंतु अन्य सामग्री है, खाद, बीज, उसमें बढ़ गया। किसानों को राहत तो नहीं मिला। मैं ये कहना चाहता हूँ, इस बजट सत्र के दौरान इस देश को अगर संभाल सकता है तो कृषि सेक्टर, कृषक संपन्न नहीं होंगे तब तक ये देश विकास की ओर नहीं बढ़ सकता, क्योंकि 80% किसान हैं और बजट रहता है मात्र 2%। तो सर, ये पिछली बार प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना शुरू की थी, फोकस था किसानों पर, युवाओं पर, महिलाओं पर। अरे उसका कहाँ फायदा मिलता है? सब में पक्षपात होता है। किसान समृद्धि योजना नहीं, ये जो प्रधानमंत्री एक योजना चलती है, 2-2 हजार देते हैं, 6,000। 30% किसानों को मिलता है, 30%, और बोलते हैं हम ये दे रहे हैं, वो दे रहे हैं। बताइए चिमनाथ जी, अब जवाब दीजिए इसका। ठीक है सर, एक एक करके कुछ। 12 करोड़ किसानों का डेटा हर जगह अवेलेबल है। साल में 6,000 रुपया उनको जाता है। अब तक कितना भुगतान हुआ है वो भी वेबसाइट पे अवेलेबल है। बात कर रहे हैं, कैसे पक्षपात पे अवेलेबल है? कैसे पक्षपात होता है? नहीं मिलता, बहुत कम, और हर साल कटौती हो रहा है। 2,000 का 2,000 ही है, कटौती तो 1,999 भी नहीं हुआ, उतना ही है। सही, तो वो तो उस चीज से जूझ रहे हैं ना सर। नहीं, अगर उनके पास किसी का कोई डेटा है कि कोई किसान है उसको मिलना चाहिए और नहीं मिला तो बता सकते हैं। नहीं जाना, बोलिए ना सर, बजट नहीं जाना, किसान दिनों दिन परेशानी में जाते हैं। देखो, हाँ बस नहीं मिले, बोला बहुत किसान हो। आपका कैसा विजुअल दिखवा लेंगे? नहीं मिला, बिल्कुल दिखवा लेंगे। हकीकत जो है ये सरकार के बजट परिपत्र में है। पिछले साल के बजट में जो है सीधे तौर पर 3,412 करोड़ की कटौती हुई,
और ये कोई किताब मेरी लिखी नहीं है, ये बजट का जो है सरकारी साइट पे है। उसी तरह से खाद सब्सिडी, फूड सब्सिडी 1830 करोड़ कम हुई है। और जिस तरह से पारसनाथ जी इस बात के गवाह हैं, उर्वरक सब्सिडी जब घटाई जाती है उसका परिणाम क्या होता है। इस साल खरीफ के सीजन में दाने दाने खाद के लिए किसान मोहताज हुए, क्योंकि सब्सिडी आप देंगे नहीं तो आप मंगाएंगे कहां से। आप उत्पादन घटा दिए, वो जैसी कंपनी को आप बंद कर दिए। बताइए सुरेंद्र जी, जो किसानों को 25,000 करोड़ का बजट देते थे 55 साल में, वो किसान के नाम 12 लाख करोड़ रुपया चंद पूंजीपति मित्रों का माफ कर दिए। हमारी सरकार किसानों का कर्ज माफ करती थी। हमारी सरकार जो है सब्सिडी देती थी खाद पे। सब्सिडी में कटौती करने वाली सरकार यदि कोई है, किसान विरोधी मोदी सरकार है। जवाब आप ही को देना, तथ्यों में ना ये मोदी 50 की लिखी किताब नहीं है, ये सरकारी साइट से निकला हुआ पूरी। लेकिन आम आदमी पार्टी का प्रतिनिधि है, आपके पास तो रिकॉर्ड है ना, पूरा रिकॉर्ड दे रहे हैं। रिकॉर्ड है ना आपके पास, आप क्यों परेशान हो रहे हैं। कर्मचारियों से पूछ लेते हैं, वो उधर जाइए पंकज जी के पास। पंकज जी, क्या उम्मीद कर रहे हैं 26-27 से बजट? हमारी उम्मीदों तो ये है कि जो 8वां वेतनमान की प्रक्रिया अभी शुरू है वो जल्द से जल्द लाई जाए। आप सबको ये विदित है, आप देखिए आज सिल्वर जो है 4 लाख टच कर गई है, सोना चांदी जो है वो सामान्य व्यक्तियों की पहुंच से बहुत दूर हो चुका। तो भारत देश में अभी निश्चित तौर पर कर्मचारी और अधिकारी जो हैं उनके लिए उनके बच्चों की एजुकेशन के साथ साथ जो तमाम जो दैनिक जीवन की जो चीजें हैं, तमाम जो उनके खर्चे हैं, उसके लिए आवश्यक है कि उनकी भी इनकम बढ़नी चाहिए। और 8वां वेतनमान जो है वो मैं उम्मीद करता हूं कि जल्द से जल्द वो लागू होगा। दूसरी तरफ आप स्लैब टैक्स 12 लाख रुपए रखे हैं, अगर डीए या किसी भी तरीके की कोई बढ़ोतरी होती है तो वो दूसरे हाथ से वो इनकम टैक्स के रूप में निकल जाता है। तो कर्मचारी बेहद पीड़ित है और उनकी भी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। मुझे उम्मीद है कि इस बजट में इस पर भी विचार किया जाएगा। उम्मीद कर रहे हैं आप इस बजट से? मैं इस बार ये चाहता हूं कि हमें कोई राहत न दी जाए। असल में राहत कुछ होनी नहीं है, घोषणाएं बड़ी हो जाएगी। मेरी एक्सपेक्टेशन सिर्फ इस बार ये है कि कुछ बिजनेस ऐसे हैं जिसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, जिसमें बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां घुस गई हैं। मसलन रिलायंस ने अपना ज्वेलरी का स्टोर डाल दिया, उन्होंने स्मार्ट पॉइंट डाल दिया। रायपुर में ये क्विक कॉमर्स आ गया जिससे लोकल किराना ग्रोसरी की शॉप जो है वो मर रही है। मैकडोनल्ड्स यहाँ पे आके बर्गर बेच रहे, जबकि हमारे रेस्टोरेंट अच्छे बर्गर बेच सकते हैं। यहाँ पे हमको स्टारबक्स की कॉफी की जरूरत नहीं है, यहाँ पे लोकल में कॉफी बनाने वाले हैं। ऐसी बहुत सारी कंपनियां हैं जो छोटे छोटे बिजनेस में, अब हम ये नहीं चाहते कि लेंसकार्ट जो है वो पूरे इंडिया में चश्मा बेचे। हमारे पास में लोकल ऑप्टिकल्स वाले बहुत सारे हैं और ऐसे बहुत सारी बिजनेस हैं जो छोटे छोटे जो पहले भी चलते थे। चाय जैसे ब्रांड में रिटेल ऑर्गेनाइज स्टोर आ गए, जबकि हमारे रायपुर में भी ऐसी चेन्स हैं जो अच्छा बिजनेस कर रही हैं। हमें जूडियो नहीं चाहिए, हमें वेस्ट साइड नहीं चाहिए, हमारे पास में हमारा है। तो कुछ ऐसे बिजनेस है, तो मैं ये चाहता हूं सेंट्रल गवर्नमेंट से इस बार बजट में कंपटीशन कमीशन की तरफ से कुछ कैपिंग लगाई जाए। जोमेटो पंजाब में भी फूड डिलीवरी कर रहा है, तमिलनाडु में भी फूड डिलीवरी कर रहा है, गुजरात में भी फूड डिलीवरी कर रहा है। तो इस मीन्स कि हमारे देश में फूड डिलीवरी की कैपेसिटी भी किसी आदमी के पास में नहीं है। जब आप मोबाइल के लिए एक सर्कल बना सकते हैं कि आप इस स्टेट में काम करेंगे, जियो आने के बाद हालांकि वो खत्म हो गया, और उसके पहले आपको ध्यान होगा लीकर में जब फेंका हुआ करता था तो एक राज्य होता था या उसमें एक क्षेत्र होता था कि इस डिस्ट्रिक्ट में आप कर सकते हैं। तो जब उनके लिए एक सर्कल बना हुआ था तो इतने छोटे बिजनेस में जो लोगों को काम करने के लिए स्वरोजगार की जो एकमात्र जगह थी उसको भी खत्म करने पर ये सरकार आमदा हो गई है। वैसे ये ब्लेम सरकार को नहीं दूंगा, उसका कारण है कि स्मार्टफोन का चलन भी बढ़ा है कोविड के बाद से, तो वो और ज्यादा हो गया। तो जो सबसे बड़ा खामियाजा हुआ है वो हमारे लिए सिर्फ यही हुआ है कि छोटे बिजनेस में बड़ी और ऑर्गेनाइज्ड कंपनियां आ गई हैं, लोकल प्लेयर मर रहे हैं, लोकल प्लेयर का बिजनेस खत्म हो रहा है, उनके एम्प्लॉय बेरोजगार हो रहे हैं और उसकी रियल एस्टेट की वैल्यू जीरो हो रही है। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है कि लोकल बिजनेस को बचाना है तो इसके लिए हमको बड़ी कंपनियों को कैपिंग करनी जरूरी है 35-40 वर्टिकल में। अगरबत्ती भी आईटीसी जैसी कंपनी बेच रही है। अगरबत्ती तो ऐसी चीज नहीं है कि दुनिया में कोई और काम नहीं कर सकता। बस मैं चाहता हूँ सरकार इस जगह में ये एक बड़ा विषय है अमित जी, और आपसे जरूर समझना चाहेंगे कि इनके लिए क्या सोच रहे हैं आप लोग, या क्या हो सकता है इस बजट में इनके लिए। मुझे जितना समझ में आ रहा है कि स्वदेशी जो बाजार है उसको हम कैसे बूस्ट करें, यहाँ के जो छोटे व्यापारी हैं उनका कैसे हम भूमिका को बढ़ाएं, इसके लिए हमारी सरकार आत्मनिर्भर भारत स्वदेशी भारत के तहत काम कर ही रही है। और जो ऑनलाइन ट्रेड की बात है या जो बड़ी कंपनी की बात है उसको लेकर के इनके जो एसोसिएशन हैं, कैट हो, चैम्बर ऑफ कॉमर्स हो, कई बार उनके प्रतिनिधि मंडल मिले हैं, उस पर बात चल रही है। और हमारी विचारधारा यही है कि हम अपने भारत को स्वदेशी बनाएं।
इसके लिए वो तो कैंपेन भी ठीक चला है, रहे हैं। लेकिन वास्तविकता तो ये है ना जो इसको फेस कर रहे हैं वो लोग। यदि जोमेटो यदि हर जगह, तो ये लोग कहाँ जाएंगे? व्यापारियों का बेटा जल्दी से दीजिए। नारों में वोकल फॉर लोकल करना और ये जो बातें हैं ये सिर्फ आगे घोषणाओं वाली सरकार बैठ गई है। हाँ, बड़े बड़े दावे बहुत ज्यादा हो जाते हैं, हमको इस दावों की जरूरत ही नहीं है। मत दो हमको, मैं चाहता हूँ तुमको 80 करोड़ लोगों का अनाज मत दो भाई, वो कमा सकते हैं, क्या जरूरत है? आप व्यापार को इस लायक बना दो ना, आप बाजार को इस लायक बना ठीक दो। है। मैं जब आप सेकंड लोकल टाइम फॉर आपके लोकल पास के नारे आऊंगी, लगाएंगे तो आप सुझाव दीजिएगा, आप सुझाव दीजिएगा। देखिए, मैं आपको फिर भी बता रही हूँ बिल्कुल। कि भारत की स्थिति जीडीपी ग्रोथ के मामले में पूरी दुनिया में बहुत बेहतर है, इसे हमें भूलना नहीं है। हम इसमें कैसे सहयोग कर सकते हैं ये मैं आपसे साझा करूंगी। यहाँ इस तरफ आ जाइए बेटा। मैं मैडम आपसे, मधु जी आपसे समझना है मुझे कि क्या उम्मीद करना चाहिए इस बजट के साथ? मैं बजट के लिए महिलाओं पर ज़्यादा जोर देना चाहूँगी। महिलाएं जो घर से लघु उद्योग करती हैं उनको लोन फैसिलिटी मिलनी चाहिए और उन्हें ट्रेनिंग दी जानी चाहिए। उनके सामान का प्रचार करके बिकवाना चाहिए और हमें ज़्यादा से ज़्यादा लोकल प्रोडक्ट स्वदेशी पे जाना चाहिए। स्वदेशी लेके जो हम अमेजोन और उससे मंगा रहे हैं उससे हम बिजनेसमैन सब खाली बैठे हुए हैं, किसी की सब शॉप खाली हैं, किसी के पास कस्टमर नहीं है और बिजनेस सबका डाउन जा रहा है। ठीक है, वो उसी तरह का सवाल है अमित जी, एक चिंता है लोग। मुझे एक आंकड़ा देते हुए प्रसन्नता है और मेरे आंकड़ों को जो भी चुनौती देना चाहते हैं वो पब्लिक डोमेन पे आंकड़े हैं। जो मुद्रा योजना हमारी सरकार ने लाई, 46 करोड़ उसके लाभार्थी हैं। आपको जानकर खुशी होगी कि उसमें 69% महिलाएं हैं। हम लगातार महिला उद्यमी बने, इसके लिए भी सरकार की तरफ से इंसेंटिव दे रहे हैं और साथ ही जो गांव की महिलाएं हैं उसमें 2 करोड़ लखपति दीदी बनाने का भी हमने प्रोजेक्ट लॉन्च किया है और इसके तहत भी बड़ी सफलता हमको मिल रही है और हमें उम्मीद है कि हर साल की तरह इस बजट में भी महिलाओं को लेकर के अच्छे बड़े प्रावधान आएंगे। ठीक है डॉक्टर प्रदीपा। बकायदा हर चीज के लिए लोन की फैसिलिटी दी जाए, उनके लिए एकल विंडो खोली जाए जिससे उन्हें पता चले कहाँ से ऋण लेना है, क्या करना है और कैसे अपने बिजनेस को आगे बढ़ाना है, प्रचार करने की भी। ठीक है, जमीनी स्तर पर काम करने की, वो जो कह रहे थे कि सिर्फ घोषणाएं ना हो या सिर्फ ऐसा ना हो कि हम प्रचार तो कर रहे हैं लेकिन जमीन पर उसका फायदा नहीं मिल रहा। इम्प्लीमेंटेशन होने के बाद का डेटा है जी। ये सिर्फ घोषणा नहीं है जो बताया वो प्रदीपा जी। मेनली जो विमेन स्टार्टअप्स जो प्रदेश में हो रही है उसमें जो जीरो से लेके 3 इयर्स तक की जो फंडिंग होती है उसमें थोड़ा सा मुश्किलें आती है क्योंकि उसमें क्रेडिबिलिटी हो जाती है, उनको कुछ तो रिजोर्स दिखाना पड़ता है। तब तो जो स्टार्टअप विमेन जो छोटे छोटे स्टार्टअप जो होते हैं 0 to 20 लाख का, उन लोग के लिए तो लोन मिलना बहुत मुश्किल भी हो जाता है। अगर लोन भी मिल गया फिर वो स्टार्टअप का स्केलिंग कैसे करना है वो उन लोग के लिए तो फिर बहुत मुश्किल है कि आफ्टर 3 इयर्स तक उनको मतलब ब्रेकडाउन जो इसमें से बचने के लिए उनके पास फंडिंग रेगुलर उनको नहीं मिल रहा है। ये एक बहुत बड़ी ड्रॉबैक है स्टार्टअप वाले के। मेनली जो हैंडलूम एंड वो हेरिटेज वाला जो हैंडीक्राफ्ट उसमें काम कर रहे हैं ना उनके लिए तो फिर और ज़्यादा मुश्किलात आती है क्योंकि उनका रेट ना जैसे मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से जो आती है उससे हेरिटेज वाला में तो उतना भी नहीं होगा एंड उनका सेलिंग प्राइसेस भी थोड़ा सा ज़्यादा रहता है, उनका मार्जिन भी कम मिलता है। तो इसलिए स्केलिंग अप ऑफ बिजनेस उसमें कैसे करें उसके लिए भी एक योजना बना सकते हैं। एंड एक परसेंटेज जैसे सेंट्रल में एमएसएमई में रखते हैं कि उसका प्रोडक्ट जो टेक्सटाइल एंड हैंडीक्राफ्ट में जो हैंडलूम्स में जो करते हैं थोड़ा बहुत तो गवर्नमेंट प्रोक्योर करें उसमें से ताकि उनको भी एक रेगुलर इनकम मिल जाएगा। जी so बिल्कुल that they ठीक can है scale up the business. जी, ये महत्वपूर्ण सुझाव है चमनानी जी और मुझे लगता है कि ये इस माध्यम से पूरे देश में आवाज यहाँ पर जानी चाहिए। मोनिका, धनंजय जी क्या उम्मीद कर रहे हैं आप? विपक्ष में होने से पहले इस देश का नागरिक हो और जिम्मेदार नागरिक हो। अभी मैं जब आपने इस कार्यक्रम की शुरुआत किया तो आपने एक अच्छा शब्द इस्तेमाल किया कि आर्थिक सेहत देश का। मैं इसमें एक लाइन और जोड़ देता हूं, देश का आर्थिक सेहत और घर का भी आर्थिक सेहत। थोड़े आंकड़े मैं आपको दूंगा। 2014 में इस देश में 55 लाख करोड़ का कर्ज था। उस दौरान सोना 55,000 रुपये तोला था और 65,000 रुपये किलो में चांदी मिलता था। 2014 के बाद बजट बना, आज हम 26 के बजट पर चर्चा कर रहे हैं। आज देश के ऊपर में 255 लाख करोड़ का कर्ज है। चांदी 4 लाख रुपए पार हो गया किलो, सोना 1 लाख रुपए 1,80,000 रुपये किलो तोला पार हो गया। पेट्रोल 2014 के मुकाबले डबल हो गया है। रसोई गैस की कीमत डबल हो गया है। जनता पर टैक्स डबल हो गया है। ये कह रहे थे भाई साहब चिन्नानी जी ना कि हमने 50,000 रुपए हर घर में जीएसटी कम करके बचत किया है। तो जीएसटी में लूटा किसने है? हर घर से आपने 1.5 लाख रुपए सालाना लूटने का काम किया है।
50,000 रुपये कम करके आपने एहसान नहीं किया, आज 50,000 रुपये आप उनसे लूट ही रहे हैं। ऊपर से जो महंगाई अलग है, ये कह रहे थे कि रोड एंड सेफ्टी में हमने 2 लाख करोड़ रुपए के बजट बनाया है। आप चले जाइए निगम सीमा के बाहर, आपको जगह जगह बैरियर मिलेंगे, ऐसा लगेगा कि आप भारत में किसी और देश में जा रहे हैं। टैक्स ले रहे, फिर कहाँ 2 लाख करोड़ रुपए जो आप रोड एंड सेफ्टी में खर्च करते हैं, हाईवे पे खर्च करते हैं, तो पैसा जनता से क्यों वसूल है टैक्स तौर पर? आप रेलवे की बात कर रहे थे कि हमने इतना बजट बढ़ाया है। स्थिति है छत्तीसगढ़ के नागरिकों को साल में 365 दिन ट्रेन मिलना चाहिए, 65 दिन मुश्किल से ट्रेन मिलता होगा। जब आपको जरूरत होगी ट्रेन को, उसमें ट्रेन कैंसिल हो जाता है। कई ट्रेनें ऐसे समय में होती है कि आप बैठ जाते हैं, कैंसिल हो जाता है। तो आपका बजट है कहाँ? ये बजट के पहले जो वित्त मंत्री जी जो हलवा खिलाते थे ना, तो लोग समझता था कि इस हलवा में मेरा भी हिस्सा है। लेकिन जब बजट आता है मोदी जी का, तो उस हलवे में ना तो किसान का हिस्सा होता है, न युवाओं का हिस्सा होता है, न गृहिणियों का हिस्सा होता है, न व्यापारियों का हिस्सा होता है। कुछ लोग पूरे हलवा खा जाते हैं। जीडीपी है, ये जीडीपी इतना अच्छा है कि आपके घर के सिलेंडर जो है 1100 में 1000 में पहुंच रहे हैं। ये जीडीपी इतना अच्छा है कि ट्रेन की टिकटें दोगुनी हो गई है। ये जीडीपी इतना अच्छा है कि आप जो खाद्य सामग्री जो खरीदते थे उसके दाम दुगने हो गए हैं। जीडीपी कागज में अच्छा लगता है, घर में क्या आ रहा है बताइए। देखिए धनंजय जी से आपने अनुरोध किया, उन्होंने माना नहीं, वो कांग्रेस प्रवक्ता की तरह ही बोले। अब जो वो बोल रहे थे आंकड़े इसके विपरीत हैं। रेल बजट के बारे में बोल रहे थे, 300 करोड़ का रेल का बजट होता था, आज 6000 करोड़ रुपए छत्तीसगढ़ को मिल रहा है। केवल छत्तीसगढ़ में जहां से सड़क नहीं जा सकती थी धनंजय जी, वहां रेल की पटरियां बनी है। 47,000 करोड़, मैं बीच में नहीं बोला था, मैंने आप पूछिएगा ना, मैं जवाब तो दे दूं। 47,000 करोड़ रुपए के रेलवे के प्रोजेक्ट केवल छत्तीसगढ़ में चल रहे हैं, और छत्तीसगढ़ के कोने कोने में रेल की कनेक्टिविटी हो रही है। ये बताऊं मैं रेल की। दूसरी चीज, आपने महंगाई की, आप और सुरेंद्र जी दोनों बात कर रहे हैं। अब आप दोनों का महंगाई नापने का गणित अलग है अब, लेकिन आपकी सरकार जब कांग्रेस में जिस तरीके से महंगाई नापती थी वही तरीका आज भी चलता है, और महंगाई आपकी सरकार से आधी चल रही है। तो अगर आप उसको नहीं मानेंगे तो उसको कोई कुछ नहीं कर सकता। नहीं, उन्होंने एक सिलेंडर का एक सवाल पूछा। देखिए मैं भी गृहिणी हूँ, ये महिलाएं बैठी हुई हैं। सिलेंडर तो वाकई बहुत महंगा हो गया, तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि जैसे हम विकास कर रहे हैं, यदि दुनिया में हम जीडीपी के मामले में बहुत अच्छी जगह पर हैं, तो फिर ये चीजें सस्ती होनी चाहिए, हमारी खरीदने की कैपेसिटी बढ़नी चाहिए। निश्चित तौर पर आपके सुझाव का स्वागत भी है, और इस दिशा में ही सरकार ने कदम बढ़ाते हुए जो रोजमर्रा की खाने पीने की चीजों की बात हो रही थी, अगर हम कंपेयर करें तो जीएसटी के रेट्स कट होने के बाद उसमें राहत मिली है। आप लोगों की जो मांग है, स्टेप बाय स्टेप हम चल रहे हैं। और एक कर्जे वाली बात छूट गई थी, देश पे बड़ा आरोप है, सरकार पे बड़ा आरोप है, इसका जवाब पब्लिक तक जाना जरूरी है। आपकी सरकार में जो कर्जा था 2008 से 2014 तक, गांधी परिवार के कहने पर वित्त मंत्री जी बैंकों में फोन करते थे, और जितना कर्जा आपने 50 साल में बांटा, 5 साल में उतना बांट दिया। हम जो कर्जा लेते हैं उससे हम आधारभूत संरचना को मजबूत करते हैं। इन्वेस्ट करो तो 4 रुपया मिलता है, और कर्जे की एक लिमिट होती है धनंजय जी, सुरेंद्र जी को पता है। जीडीपी के अनुपात में जितना कर्जा होना चाहिए, जितना अलाउड है भारत का, उतना ही है। हाँ, कर्जा लेके अब लूटा नहीं जाता, माल खाया नहीं जाता, देश का विकास होता है, ये अंतर आ गया। ठीक है, जल्दी से एक सेकंड दीजिएगा मुझे, सुनिएगा चिमनानी जी। आपने कहा कि आपकी सरकार में गांधी परिवार बैंक को फोन करके कर्ज लाता। कब तक जुमला सुनाएंगे, कब तक झूठ बोलेंगे? सुन लीजिए बात को। और देश देख रहा है कि कैसे नरेंद्र मोदी जी के कहने पर एलआईसी अडानी को पैसा देता है। देश देख रहा है कैसे नरेंद्र मोदी जी कहने पर बैंक अडानी को पैसा देता है। देश देख रहा है कैसे नरेंद्र मोदी जी के बजट में विनिवेशीकरण होता है कि भारत की जो कंपनियां हैं, फैक्ट्रियां हैं, एयरपोर्ट है, उसको अडानी और अंबानी जैसे को बेचा जाए। देश देख रहा है, झूठ बोलने से काम नहीं चलेगा। चिमनानी जी, क्या हुआ है अभी 2014 के बाद से 12 साल उद्योगपति हैं, लुटेरे नहीं बने थे। और देश में गांधी परिवार ने उद्योग की स्थापना की है, देश को लुटेरे का छूट नहीं दिया। सर, क्या हुआ 2014 के बाद, क्यों वापस नहीं आ पा रहे हैं फिर, जब आपके पास इतने सारे विषय नहीं? अच्छा सवाल है। 2014 के बाद इसलिए नहीं आ पा रहे हैं, रिमोट मोदी जी के पास में हिम्मत है, बैलेंस करा ले। अगर चुनाव ही होना देश की तरक्की है, सुनिए ना जी, चुनाव जितना देश की तरक्की है, तो ऐसे तरक्की को हम खारिज करते हैं, तो कोई विपक्ष में तो देश की आवाज उठा रहे हैं। उनको नहीं कर रहा हूँ मैं। अरे मैं अडानी से पूछ लो ना, अरे अडानी से पूछ लो, अरे लाइट से अडानी से पूछ लो। अच्छी चर्चा, बैठ जाइए अभी 3 प्लीज
प्लीज अमित जी आगे बढ़ने दीजिए। अपने दर्शकों को बताना चाहूंगी कि इस वक्त हमारे साथ सबसे ज्यादा चर्चा यदि इस वक्त किसी चीज की हो रही है तो वो हो रही है सोने और चांदी के बारे में। और सोने चांदी के बारे में जो सबसे ज्यादा जानकारी रखते हैं, मैं त्रिलोक चंद बरड़िया जी जो कि चेयरमैन है एटी ज्वेलर्स के, बहुत स्वागत करेंगे, जोरदार तालियां उनके लिए, वो आ गए हैं। और आप सभी लोग जो इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं जाहिर तौर पर ये समझना चाहेंगे कि भाई सोने का हो क्या रहा है, आम आदमी से कितना दूर हुआ है। ये सोने को लेकर बहुत चर्चा है सर, क्या करें? अब खरीदने के लिए तो स्थिति में नहीं है हम लोग, लेकिन फिर भी आपकी तरफ से कोई सजेशन है और उम्मीद है 2026-27 के लिए? देखिए, पहले तो मैं आईएच के दर्शकों को बहुत हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन करता हूँ। यहाँ बात रही है किसी प्रकार के इन्वेस्टमेंट में, इसको जोड़ता हूँ मैं सोने को, मैं ज्वेलरी के रूप में इसे सेकंड नंबर में लेता हूँ। आज इन्वेस्टमेंट के रूप में अगर देखा जाए तो जिस रॉकेट की तरह से सोना चांदी आगे बढ़ रहे हैं, इससे आम जनताओं को भलाई हो रहा है, क्योंकि जो उनके पास एसेट थी वो आज कई गुना बढ़ते जा रही है। दूसरी चीज एक, अगर उसको सेकंड रूप में देखें कि परचेजिंग पावर, ये बात पक्का है कि आज आम जनता की परचेजिंग पावर इससे कारण कुछ कम होते जा रही है, लेकिन फिर भी आज स्त्री धन के रूप में सोना और चांदी एक ही ऐसा एसेट है जिसको कि स्त्री धन के रूप में रखा जा सकता है। और यह जब कोई कस्टमर 10 ग्राम चाहता था तो वह आज 8 ग्राम ले रहा है, 8 ग्राम चाहता है 9 ग्राम। लेकिन आज 30 साल के रिकॉर्ड के अंदर अगर कोई इन्वेस्टमेंट अगर हाईएस्ट देता है तो वो सोना है, और सोने से जो इन्वेस्टमेंट किया है। अच्छा, बहुत ईमानदारी से बता दीजिए सर कि वाकई में उतने ग्राहक आपकी दुकान पर आ रहे हैं जैसे पहले आया करते थे? 3 लाख पार हो जाने के बाद चांदी के आ रहे हैं? कस्टमर का जो आने का टर्म है वो मैंने पहले ही कहा आपको कि कम हुआ है। कस्टमर अगर 100 ग्राम ले सकता था वो 70 ग्राम ले रहा है, लेकिन ले जरूर रहा है। तो इन्वेस्टमेंट के हिसाब से जो 5 करोड़ रुपए खर्चे लगते थे लोगों के महीने में आने थे, वो आज 5 करोड़ बराबर आ रहे हैं, उसमें कोई कमी नहीं हो रही है और बढ़ रहा है। थैंक यू। ठीक। अजय गंगवार जी बैठे हैं, भाजपा के प्रवक्ता है, सीए हैं, आंकड़ों को बहुत अच्छे से समझते हैं। सुब्रमण्यम स्वामी भाजपा के सबसे वरिष्ठ सांसद, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, इस पर उससे कहते हैं कि भाजपा के आंकड़ों पे किसी प्रकार से भरोसा नहीं किया जा सकता इनके सांसद। तीसरी महत्वपूर्ण जीडीपी की बात चल रही है, चलो आपने मंडलन की जीडीपी ग्रोथ चल रही है। IMF इंडियन मॉनेटरी जो फंड है उस पर उससे कह रहा है कि भारत का जो जीडीपी जो कैलकुलेशन करने का तरीका है वो ऑथेंटिक नहीं है। कारण क्या है कि जीडीपी के ग्रोथ का जो बेस जो ईयर है वो आज तक 2011-12 मैनेज करके रखा गया ताकि जीडीपी ज्यादा दिखे। मैं 5 महत्वपूर्ण बात कह दूं, मेरे मित्र बड़े बड़े दावे कर रहे हैं। मोदी जी के कथन मुझे याद आता है कि देश की सरकार उतनी भ्रष्ट होती है जितना रुपए का मूल्य गिरता है। आज डॉलर जो है 92 रुपए तक पहुंच चुका है। क्या मेरे मित्र मोदी जी और ये स्वीकार करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी की भ्रष्ट सरकार? दूसरी महत्वपूर्ण बात है, कांग्रेस के सरकार के समय 2014 में ऋण था 55 लाख करोड़, जिसको वर्तमान में बढ़ा के 196 लाख करोड़, मतलब देश में ऋण हो गया 3.5 गुना बढ़ा के। यहाँ बैठे प्रत्येक व्यक्ति के ऊपर 1,30,000 रुपए के ऋण है। ये है देश का विकास। आज बड़े बड़े दावे करें एमएसएमई सेक्टर, आज देश की अर्थव्यवस्था का जो बेस है वो एमएसएमई सेक्टर है। 90% एमएसएमई 3 साल के अंदर बंद हो जा रही है क्योंकि केंद्र सरकार ने सब्सिडी दे रहा है, न उनको फायदा पहुंचाने का प्रयास कर रहा है। महत्वपूर्ण मतलब लगातार जो दावे किए जा रहे हैं, किसी भी देश की सरकार का जो बजट है वो आय व्यय का ब्यौरा नहीं है, एक पॉलिसी डॉक्यूमेंट है। सब कुछ ये महसूस कर रहे हैं। देखिए, महत्वपूर्ण बात है कि बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, हम आदमी को जरूरत क्या है कि आयकर बेसिक लिमिट बढ़ाई गई, क्या बेसिक लिमिट बढ़ाई गई? एक मिनट ना महंगाई का थोड़ा सा मैं आपसे एक लाइन में सर, एक लाइन में। आज जो IMF है भारत को C कैटेगरी में डाल के रखा है, जीडीपी में भारत C कैटेगरी में। ठीक है, ये जो जीडीपी की गणना की बात करें ना सर, आप मैं बस मैं समझ नहीं सर, मैं समझना चाहती हूँ। ये कह रहे हैं कि ये गणना भी ठीक। सर मेरी बात सुनिए ना, आप SIR पे बिलीव नहीं कर रहे, आप किसी संस्था पे बिलीव नहीं कर रहे, आप EVM पे बिलीव नहीं कर रहे, आप किसी संस्था पे बिलीव नहीं कर रहे। अब आप इस पर भी जीडीपी की जो गणना, जिम्मेदारी से बता रहा हूँ, इस सरकार ने क्या परिवर्तन किए जीडीपी को लेकर लोगों के बीच में भ्रम फैलाने के लिए? एक तो बेस ईयर जो है वो 11-12 रखा। दूसरी बात, जीडीपी की गणना जो होती थी उसमें लागत मूल्य लिया जाता था। इस सरकार ने दुर्भावनापूर्वक अपनी नाकामी छुपाने के लिए उसमें MRP का फार्मूला लगाया था। आपने देखा होगा, स्किल डेवलपमेंट के नाम पर यह सरकार पिछले 11 साल से केवल कागजों में आंकड़े जारी करके भ्रष्टाचार कर रही है। कोई स्किल डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। मूल बात, IT और दूरसंचार डिजिटल इंडिया का तो नारा दिया जाता है ना, यह पिछले साल का बजट है जिसमें 1,70,869 करोड़ से 571 करोड़ घटा दिया गया। और लगातार देखिए IMF का यह दावा है, ये जो अजय भाई ने कहा ना कि 3 साल सर्वाइव नहीं कर पा रहे हैं,
क्योंकि इनका फोकस चंद कारपोरेट के हित में है, उनकी तिजोरी भरने में है। आम व्यापारी, आम जो उद्योगपति जो साधारण है, जो कृषि रिलेटेड प्रोडक्ट पे काम करता है, जो दूसरे उद्योग चलाता है, उनके फोकस में नहीं है। रोजगार बनाने के अलावा देश को कुछ नहीं किया। ठीक है, बताइए सर। बहुत सारे सवाल आ गए हैं, उसका जवाब सुन लीजिए शांति से। अब आप लोगों ने कहा कि भाजपा के डेटा अलग अलग होते हैं। ये वो लोग हैं जिनके प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज कैग की रिपोर्ट पढ़ के आरोप लगाते हैं कि भाजपा ने ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया। बाद में पत्रकार बताते हैं कि आप ही के घर काल की है। डेटा की इतनी जानकारी है कांग्रेसियों को, वो हमको डेटा की बात बताते हैं। मैं अपने दोनों भाइयों से बता दीजिए ना, जो याद है, जो आरोप है IMF का है। अमित जी बोलिए, अमित जी बोलिए। आप दोनों ने कहा MSME के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। कोरोना का समय था ना, जब उस पे आप लोग माइनस में गया था GDP, मेरे को जवाब 13.4% कंप्लीट। MSME के मोदी सरकार ने कहा कोविड आ गया, शटडाउन हो गया है, कोई बैंक ओडी और सीसी का पैसा देने की जरूरत नहीं, उसकी गारंटी सरकार लेगी। नंबर एक, आप कहते हैं कि भाजपा के आंकड़े अलग होते हैं। सर बोलते जाइए, आपकी आवाज भी अच्छी लाउड है। बोलिए बोलिए सर, मुझे और भी लोगों से पूछना है। सुरेंद्र जी प्लीज, ब्याज मेरी आप मेरी किसको मिले? सर बोल लेने दीजिए, सर कंप्लीट करना, एक एक करके। दर्शक नहीं सुन पाएंगे सर, दर्शक। मैं तो आपको मौका दे रही हूँ, मैं आपको पूरा मौका दे रही हूँ। सर आप जवाब देने की कुर्सी पर हैं, आपको देना पड़ेगा। अब आप अच्छे से दीजिए, बुरे से दीजिए। आपके पास है सर, बात नहीं हो पाएगी, जवाब वो बच जाएंगे। MSME की जो क्रेडिट गारंटी की लिमिट थी 5 करोड़ रुपए, उसको सरकार ने सीधा 10 करोड़ किया है। और ये भाजपा का आंकड़ा नहीं है, यूनियन फाइनेंस की साइट पे जाइए, आपको मिल जाएगा। आप लोग पढ़ेंगे नहीं, आप लोगों को झूठ बोलना है। क्रेडिट लिमिट बढ़ाने से बड़ा हो जाता है। देश के बजट, अरे राइट ऑफ 22 लाख करोड़ का अपने पूंजीपति मित्रों का करे, उनको भगाए, मेहुल चौक से नीरव मोदी जैसे लोगों को भगाए, और आम जनता के लिए आपके पास क्रेडिट लिमिट, मतलब कर्जदार बनाए उनको, कर्जदार। जी हमारे साथ हैं, आप प्रवक्ता भी हैं, पूर्व कर्मचारी नेता भी हैं। बोलिए सर, क्या उम्मीद कर रहे हैं? एक सेकंड सोनाली, इन्होंने अभी एक आपत्ति जताई, मैं किसान हूं, मेरे को किसान सम्मान निधि नहीं मिलती। तो जो कर्मचारी है सरकारी, उसको किसान सम्मान निधि कैसे मिलेगी और किसको मिली, एक बार ये भी पूछ लीजिए। कलेक्टर के घर वाली को कैसे मिल गया? आप बोल दीजिए। किसान बोलिए सर, सम्मान निधि नहीं मिली, गलत बात है। सर बोलने दीजिए, सर बोलने दीजिए, सर बोलने दीजिए। अमित जी उनकी बात अपनी रखने दीजिए। बोलिए विजय जी, विजय जी बोलिए सर, आप बोलिए। पर आ रहा हूँ, इन्होंने पहला आरोप लगाया कि वर्मा जी सत्य बात को स्वीकार करेंगे तो इनको पार्टी से निकाल दिया जाएगा। बोले ना, ये सत्य बात स्वीकार करेंगे, इनको भी घर जाने पहले पार्टी से निकाल दिया जाएगा। अरे मेरे तीनों दूसरे बजट के चलिए बोलिए। किसान कर्मचारी है। अभी जी बोलने दीजिए, अभी आप कह रहे थे मत कीजिए। आप बोलने दीजिए, आप बोलिए, सर बोलने दीजिए ना, उनको सुन लीजिए, आपको सुने। हाँ, बोलिए। मेरा पहला प्रश्न है, मैं सुनिए ना, ये 24 करोड़ 14 करोड़ 13 करोड़ में मैं नहीं जाता, मैं जमीन में आता हूँ। ठीक है, पहला मेरा प्रश्न है, नरेंद्र मोदी की गारंटी है चुनाव में 500 रुपए गैस सिलेंडर मिलेगा। ठीक है, जवाब देंगे। सुनिए नहीं, पूरा सुनिए। आज मिल रहा है क्या? सत्य बात को स्वीकार करोगे, पार्टी से निकल जाओगे। भारत में उत्तर प्रदेश महतारी, तमिलनाडु महतारी नहीं है, कर्नाटक महतारी नहीं है, छत्तीसगढ़ महतारी है। केवल भारत माता और छत्तीसगढ़ महतारी है। गाँव में महतारी रंजन पुटों में 66 रुपया रोजी मिलता है उनको। श्रम कल्याण का नियम है 180 रुपए से कम आप नौकरी दोगे तो FIR होगा। सरकार के खिलाफ कौन FIR करेगा? मैं जवाब भी दे रहा हूं और पार्टी में बना भी रहूंगा। आपने जो प्रश्न उठाया, पहली बात तो आपको राष्ट्र के बजट से शायद दिक्कत नहीं है, इसलिए राज्य के विषय आप उठा रहे हैं। मैंने आपने 500, फिर मैं जवाब दूं ना, मैं जवाब दूं। जवाब दो। 500 रुपए सिलेंडर कौन वादा किया? राज्य सरकार ना। देश के बजट में नहीं आएगा वो, देश के बजट में नहीं आएगा। सर दूसरा जवाब, एक देश एक कानून कैसे? कोई भी चुनाव में अगर हम वादा करते हैं माननीय,
तो वो 5 साल के लिए होता है। 2 साल में कई मोदी की गारंटियां हमने पूरी की है और डंके की चोट में यहाँ हाईवे का क्या हुआ छत्तीसगढ़ ठीक है सर, एक ही करके मैं पहले सवाल लेती हूँ सत्यम जी, सत्यम शुक्ला जी हैं और संविदा कर्मचारी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। क्या उम्मीद है सर इस बार? मेरा बस यही सवाल है कि सुप्रीम कोर्ट ने 4 महीने के भीतर केंद्र सरकार को आदेश किया है कि जो ईपीएफ का जो दायरा है 15,000 से उसको बढ़ाया जाए। तो क्या कल के बजट जो परसों जी 1 तारीख को परसों जो बजट आएगा तो क्या उसमें ईपीएफ का दायरा 15,000 से बढ़ेगा? दूसरा, न्यूनतम मजदूरी, अभी 4 नए श्रम कानून लागू हो रहे हैं, उसमें न्यूनतम मजदूरी, एक देश एक न्यूनतम मजदूरी यदि मैं गलत नहीं सुधार दीजिएगा तो वो लागू होगा छत्तीसगढ़ में। क्या वो छत्तीसगढ़ में 1 अप्रैल से लागू होगा? क्योंकि उसका सीधा फायदा जो 2 शहीद रसोइया हैं उनके परिवारों को होगा। आपने मोदी गारंटी में 2,000 का वादा किया वृद्धि का, यदि आप न्यूनतम मजदूरी लागू कर देंगे, सुझाव भी है, सीधे उनके वेतन में 4,000 की वृद्धि हो जाएगी। तो मेरी प्रार्थना है कि उनको सच्ची श्रद्धांजलि, जो बहनें वहां शहीद हुई हैं रसोइया, गरीब वो लोग को 1.5 घंटे के हिसाब से रोजी देते हैं, बहुत कम वेतन में वो लोग काम कर, वर्तमान में 2,000 है, तो क्या उनके लिए कुछ अच्छा होगा? एक राज्य के बजट से जुड़ा हुआ पहले बड़ा मैं धन्यवाद देता हूं, आपने बड़े संवेदनशील प्रश्न उठाए। जो हमारी बहनें रसोइया संघ में हैं, जो हमारे साथी हैं, लगातार उनसे बात चल रही है। कुछ प्रस्ताव सरकार ने दिए हैं, उस पर भी बातचीत है और जल्दी इसका निष्कर्ष निकलेगा और राज्य का जो बजट आएगा उसमें जो इंक्रीमेंट हम करेंगे उसके साथ ही राज्य के बजट का आवंटन होगा। दूसरी चीज, आपने श्रमिकों के बारे में पूछा। ये जो बजट आएगा एग्जैक्टली उसमें क्या आना है ये यहाँ बैठे किसी व्यक्ति को नहीं मालूम है, लेकिन इस बात की मैं पुष्टि करता हूं कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्देश का पालन हमारी सरकार हमेशा करती है और उसमें कोई एक्सप्लेनेशन देना होता है तो वो करती है। ईपीएफ के मामले में हमारे मनसुख मांडविया जी ने बहुत बढ़िया कुछ सुधार किए हैं, जिसमें अब डायरेक्ट विड्रॉल के नियम आ गए हैं कि आप अपनी पैसे को निकाल सकते हैं, एटीएम के जैसे पैसा निकालना, उससे भी बड़ी राहत महसूस कर रहे हैं। आगे भी इसमें जो सुधार होंगे जरूर करेंगे। ठीक है जी सर, आपकी तरफ से सुझाव है, कुछ सवाल है बजट को लेकर? मैम जी, पहले तो देखिए ये भाजपा कम से कम सत्ता में रहकर तो शिकायत मत कीजिए सर, ये करते समझ अपनी जगह है। सबसे पहले तो हम लोग एक इंसान है। मेरे को तो ये लगता है सर, आपसे भी मैम, आपसे भी मैं बोल रहा हूँ, आपको लगता है कि जो बजट जो इस बार आ रहे हैं वो एक बाप से बेटे को, एक भाई से बहन के लिए, एक माँ से उसकी बेटी के लिए सपने छीन रहे हैं? अब आप बोलेंगे कि ये कैसे पूछ रहे हो आप, ये बात तो गलत है। एक समय में जब बाप अपनी बेटी को चाहता था कि 2 तोला 3 तोला सोना दे दूं मैं, आज वो नहीं दे पा रहा है। बहन रक्षाबंधन में अपने भाई को चांदी की राखी दे करके राखी बांधती थी, अब शायद वो इस बारे में सोचेगी। एक भाई जब दूसरा भाई पेपर में परीक्षा में पास होता था तो वो सोचता था कि हाँ इस बार तुम कॉलेज जाओगे तो तुमको मैं बाइक दिलाऊंगा। तो मैम एक दौर में 10 साल में इतना ज्यादा रेट बढ़ गया सोने का, चांदी का और बाइक का। हाँ। एक इंसानियत के तौर पर मैं ये कह रहा हूँ हाँ। कि थोड़ा सा इस बारे में सोचना चाहिए सर। बाइक के लिए हम लोगों ने 7,000 रुपए की कमी जीएसटी में की है, तो वो सपना पूरा होगा निश्चित तौर पर। और अभी एक ऑटो एक्सपो लगा है, उसमें 5,000 रुपए की और छूट मिल रही है, तो 12,000 कम हो जाएगी। बाइक का सपना पूरा। सोने और चांदी की जो कीमतें हैं या जमीनों की जो कीमतें हैं, जैसे जो लैंड वैल्यू हैं, कोई लैंड कभी 1 लाख रुपए का था, अब वो 10 लाख का हो गया है, तो ये इंक्रीमेंट होते हैं। सरकार इसकी चिंता जरूर करेगी, जो आपकी भावना है, क्योंकि हर देशवासी की जो भाव है, वो चाहे बजट हो या केंद्र की योजनाएं हो, उसमें कहीं ना कहीं उसको समाहित होना होता है। तो आपकी चिंता भी वहां पहुंचेगी। और इसके बारे में त्रिलोक चंद बरड़िया जी बैठे हैं, ये मार्केट कैसे रेगुलेट होता है, वो बहुत बड़े इसके व्यापारी हैं, वो ज्यादा अच्छा जवाब देंगे। सुरेंद्र जी पहले लेकिन कुछ कहना चाहते हैं? कम हो गई है, ये कहा बहुत स्पष्ट तौर पर। भाई की जो समस्या है वो आम बहनों की, मतलब मंगलसूत्र छीनने का काम यदि देश में किसी ने किया है तो मोदी सरकार ने किया है। ये कह रहे हैं एसेट वैल्यू बढ़ती है, कब किस धातु की कीमत 9 महीने के भीतर 4 गुना हुई, बता दें आप मुझे। तो ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार आय घटा रही है, महंगाई बढ़ा रही है, घरेलू बचत ऐतिहासिक तौर पर सबसे कम है, घरेलू बचत ऐतिहासिक तौर पर सबसे कम है। ना सबसे सेफ इन्वेस्टमेंट तो है।
सर सब इन्वेस्टमेंट थोड़ी करते हैं सारे, अरे मिडिल क्लास के लोग थोड़ी इन्वेस्टमेंट करते हैं। हमें जी तथ्यात्मक बात ये भी है कि हमें यदि चाहिए तो हम सोचेंगे 60% मुनाफा। सर जो व्यापारी है उसके उनसे समझ लेते हैं। क्या 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 आप सजेशन करेंगे सर, क्या सजेस्ट देंगे? सबसे सेफ है वैसे इन्वेस्टमेंट के लिए? ये जो है राष्ट्रीय समस्या नहीं है, सोना चांदी और ये जो समस्या है वो अंतर्राष्ट्रीय समस्या है। अंतर्राष्ट्रीय जो अराजकता फैलती है तो इन धातुओं में तेजी और मंदी आती है। तो ये अपने इंडिया की राजनीति से इसको जोड़ना, क्योंकि इंडिया के अंदर न सोना होता है न चांदी होती है, बहुत ही नगण्य है। तो वर्ल्ड मार्केट के हिसाब से ये चलती है। मोदी सरकार रहेगा या कोई भी सरकार हर बार इसको इम्पोर्ट कम करने के लिए कोशिश कर रही है कि हम कम से कम इम्पोर्ट करें, हमारे देश की मुद्रा स्थिति बने। लेकिन हमारे हिंदुस्तान का परंपरागत एक चीज है कि सोना चांदी रहना एक अपने आप के प्रेस्टिजियस है। तो एक बात तो ये रही, बाकी तो आप लोग जो डिबेट कर रहे हैं आप लोग सब महान हैं, आप अपनी चीजें कर सकते हैं। लेकिन मैं एक चीज और कहना चाहता हूँ, मैं एक चीज कहना चाहता हूँ चैम्बर की तरफ से मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूँ कि हमने सर एक सिंपल सा सवाल है सर, आंकड़ों में मत उलझाइए। एक सिंपल सा सवाल पूरी महिलाओं की तरफ से, अभी आने वाले वक्त में ऐसे ही बढ़ेगा या कहीं कुछ उम्मीद हम कर लें कि कम होगा? हम मान लेते हैं ग्लोबल सिचुएशन क्या चल रही है, वोट से प्रे करें कि इंटरनेशनल शांति हो, और शांति अगर पूरे देश विदेशों में और पूरे वर्ल्ड में अगर शांति होगी तो रेट अपने आप डाउन होगा। जैसा कि आज एक सजेशन है और एक जो हमारे आदरणीय मोदी जी ने कहा था, तो हम मैं चैम्बर की तरफ से कहना चाहता हूँ कि उन्होंने कहा था कि हम इनकम टैक्स पूरा का पूरा माफ कर देंगे जिस दिन जीएसटी हमारे एक लेवल से ऊपर आ जाएगी। इसके पहले कांग्रेस सरकार ने नहीं 1 लाख करोड़ का अगर जीएसटी आ जाता, अरुण जेटली जी ने कहा था कि हम उसको इनकम टैक्स खत्म कर देंगे। तो आम जनता आज चाहती है कि आप लोग दोनों बहुत महान हैं, अच्छे हैं, पूरे देश के हैं, लेकिन देश के हित के लिए क्या इस पे क्या विचार किया जा रहा है आगे भविष्य के लिए कि हमें इसको कैसे दुरुस्त करें? जल्दी से आंसर कर दीजिए। मोदी सरकार ने पिछले बजट में लोगों को 7 लाख की उम्मीद नहीं थी, लेकिन 12 लाख तक का इनकम टैक्स का छूट दे दिया। 70,000 अलग से स्टैंडर्ड डिडक्शन है सैलरीड एम्प्लॉयड के लिए। मतलब लगभग अगर मैं कहूं तो 13 लाख रुपए तक का कोई टैक्स नहीं है। इसमें धीरे धीरे और बढ़ोतरी होती जाएगी और जो बरड़िया जी कह रहे हैं वो मुझे लगता है धीरे धीरे इम्प्लीमेंट हो ही जाएगा। चलिए मैडम से पूछ लेते हैं। मैडम क्या सजेशन है आपका या क्या चाहते हैं आप सरकार से इस बजट से? सर को अगर बढ़ाते हैं तो निश्चित ही ये युवा पीढ़ी को विकसित भारत एट द रेट ऑफ 2047 पे जाएंगे। मेरा एक छोटा सा उदाहरण देके मैं समझाना चाहूंगी कि मेडिकल में जब हम बच्चे पढ़ते हैं उसके बाद एक बॉन्ड भराया जाता है कि 2 साल आपको ग्रामीण क्षेत्र में काम करना है। ऐसा ही आप अगर आईआईटी में करते हैं, आप सोचिए ना कि आईआईटी में एक बच्चे के पीछे कितना लाख खर्च करते हैं। मेरे ख्याल से 55 लाख खर्च होता होगा। गवर्नमेंट की बात कर रही हूँ मैं, गवर्नमेंट कॉलेजेस की। पर क्या होता है, वो सब विदेशों में चले जाते हैं। अगर आप इस तरह का बॉन्ड आईआईटीएन से भी भराएंगे तो निश्चित ही ये युवा विकसित भारत को बनाने में सहयोग करेगा। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। आप देखिए चेन्नई देख लीजिए, मुंबई देख लीजिए, दिल्ली के जितने आईआईटीएन से 80% आईआईटी यहाँ से करते हैं और उसके बाद विदेशों में चले जाते हैं। तो कहाँ से हम विकसित और जो आप ये जो 2047 की बात करते हैं ना अमित जी, ये तभी संभव है क्योंकि फ्री बीज की योजनाओं से ये संभव नहीं होगा और जीडीपी के आंकड़े बताने से संभव नहीं होगा। शिक्षा का स्तर कई राज्यों में 5वीं के बच्चे जो है वो किताब नहीं पढ़ पा रहे। 5वीं के बच्चे किताब नहीं पढ़ पा रहे सर, ये रिपोर्ट कह रही है। मैं आपसे कह रही हूँ कि मैडम ने बहुत महत्वपूर्ण सवाल उठाया है। आप लोगों को सेल्फ डिपेंडेंट बना दीजिए बजाय इसके कि आप फ्री बीज बांटते रहें, चाहे वो किसान हो, चाहे महिलाएं, चाहे युवा हो। बेटे इधर आ जाइए जल्दी से। सर कोई सुझाव है? आप तो युवा हैं, क्या उम्मीद करनी चाहिए इस साल के बजट से? और मैं ये चाहूंगी कि सेल्फ डिपेंडेंट ये युवाओं को भी जो देते हैं ना बेरोजगारी भत्ता और ये आगे ये जो थोड़ा सा इसके बारे में थोड़ा समझाइए। कुछ साल पहले कांग्रेस शासन के समय पे जाए तो एक बहुत बड़े अर्थशास्त्री को जब उन्होंने प्रधानमंत्री का दर्जा दिया था, प्रधानमंत्री बनाया था, तब उनके ये वचन, उनकी जो बातें थी, उनके स्टेटमेंट थे, वो कहते थे कि पैसे पेड़ पे नहीं उगते। जब उनसे बजट की चर्चा की जाती थी, पैसे सिलेंडर उसके भाव कम करने, पेट्रोल की डीजल के भाव कम करने की जाती थी, तो कहते थे पैसे पेड़ पे नहीं उगते। 2014 में जब हमारी अर्थव्यवस्था 10 पे पैदा थी, आज हम विश्व में
चौथे पायदान पे है, ये मोदी जी की देन है, उन्होंने उनकी सोच की देन है, सबका साथ, सबका पहले विकास पायदान के पे आए, साथ। कुछ सुझाव देंगे? बिल्कुल शपथ ली थी, उन्होंने कहा था कि जब आज हम एक 100 करोड़ भारतीय जब एक साथ एक कदम चलेंगे तो ये पूरा विश्व देश जो है वो एक कदम आगे बढ़ जाएगा। उस बात को दर्शा रहा है। जब विश्व में इस वक्त जो स्थिति परिस्थितियां बन रही है कि टैरिफ से टूट रहे हैं, तब आज देश की तमाम वो देश हमारे ऊपर देख रहे हैं, हमें हमारे पर भरोसा कर रहे हैं। और आज आपने देखा होगा इसी जैसा जो बड़ा ऑर्गेनाइजेशन जो यूरोपियन यूनियन है, जिनके साथ में हमने इकोनॉमिक डील करी है, और आज जो एक टेरर दिखाने की कोशिश अमेरिका कर रही थी, उसको अब भारत ने जवाब दिया है। उन्हें भारत की युवा शक्ति का एहसास हुआ है, भारत की अर्थव्यवस्था का एहसास हुआ है, और आगे भी मोदी जी के नेतृत्व में भारत देश जो है वो आगे बढ़ेगा और युवाओं को साथ लेकर के आगे बढ़ेगा। ठीक है सर, मैं पहले वो पीछे हाँ सर, उनका सवाल क्या है पहले सुन लेते हैं सर। मेरा सवाल है, जब 2017 में मोदी जी सरकार ने जीएसटी के बारे में बोला था कि एक टैक्स एक देश, आज इतनी टैक्स क्यों है? उस पर बहुत चिंतन करना चाहिए, क्योंकि जीएसटी में बहुत प्रॉब्लम है अभी भी। आज जितनी जीएसटी कम कर रहे हैं फिर भी कम होना चाहिए, और इनकम टैक्स तो पूरी तरह से नहीं कर देना चाहिए, तभी तो लोग जीएसटी में पैसा देंगे। उनका नारा जो है, आज टीडीएस में प्रॉब्लम है बहुत बड़ी, आज ऐसी बहुत खामियां हैं जो व्यापारी परेशान हो जाता है। और मेरा एक ही सुझाव है कि एक टैक्स एक देश का जो नारा दिया था उसको पूरा करें। ठीक है, कब संभव होगा अमित जी? सर्विस टैक्स, एक्साइज और बाकी 17 प्रकार के टैक्स की जगह एक ही टैक्स है। हाँ, उसमें कर की दरें ज्यादा थी, 4 थी, उसको भी 2 कर दिया है, एसेंशियल गुड और लग्जरी गुड। अब आप कहेंगे कि घर के आटे पे भी आप उतना ही टैक्स रेट लें और एक लग्जरी कार पे भी लें, तो ये प्रैक्टिकली संभव नहीं है। फिर भी व्यापारियों को कैसे हम सिंप्लीफाई करके चीजें दें, उनका टैक्स कंप्लायंस कम करें, इसके लिए देखिए 12 लाख तक टैक्स फ्री है, तो रिटर्न भरने की अब इनकम टैक्स की तो जरूरत है नहीं। तो अलग अलग प्रकार से हम उनको राहत दे रहे हैं, उनका टैक्स बर्डन कम हो, कंप्लायंस कम हो, इसके लिए हर बजट में प्रावधान होता है, इसमें भी जरूर कुछ अच्छा आएगा। मैं आशा करता हूँ आज इस INH के कैंपस पे कुछ अच्छे निर्णय लिए जाए। जो 45 साल का बेरोजगारी का रिकॉर्ड टूट रहा है उसको नियंत्रित किया जाए, महंगाई जो लगातार बढ़ी उसको मैनेज किया जाए। किसान का है 27 रुपए और पूंजीपति मित्र का 1600 करोड़, तो ये प्रतिदिन का जो गैप है उसको मैनेज करने के लिए प्रयास किया जाए। परचेसिंग कैपेसिटी जो आर्टिकल आ रहा है 30% आम आदमी की कैपेसिटी कम हो रही है, तो ये सब चीजों को निपटने के लिए ठोस कदम उठाने की आवश्यकता है, जो नहीं लेके मैं बैठता हूँ। ठीक है, एमएसपी पर भुगतान वहाँ पर चले जाएंगे। कांग्रेस 4 लाख करोड़ का भुगतान करती थी, मोदी सरकार ने 14 लाख करोड़ किया है, 10 लाख करोड़ ज्यादा किया है, और ज्यादा करेंगे, और ज्यादा करेंगे। आप देखिएगा बजट और ज्यादा करेंगे। ठीक है, तो उसमें जो भी उनकी रिक्वायरमेंट है पेपर्स की, आप उसको सरलीकरण कीजिए, और हो सके तो बड़े बिजनेस जो थोड़े से छोटे लघु उद्योग में भी करना चाहिए, उनके लिए 10 लाख रुपए भी शायद कम ही है, तो उसकी लिमिट बढ़ाई जानी चाहिए, जो कि अप्रॉक्स 50 लाख तक हो जाए तो उन महिलाओं के लिए काम है। और भैया ने जो चीज़ कही थी कि जो जोमेटो का हमारे इसमें है कि स्विगी जोमेटो हमारे ले जा रहे हैं, तो सरकार जब हमारी इसको मुद्रा लोन इस काम के लिए दे रही है कि महिलाओं की स्किल बढ़े, तो क्यों ना आप सरकार इन्हीं महिलाओं की बनाए हुए सामान को आप मार्केट से क्यों नहीं ला रहे? पहले इनको मार्केटिंग के लिए भटकना पड़ता है, ये प्रोडक्ट तो बनाती है पर मार्केटिंग के लिए भटकना पड़ता है, तो इसके लिए भी एक प्रावधान रखा जाए कि जी ये सारी चीजें नोट डाउन कर लीजिए। अभी आप कह रहे थे हम तो सेंट्रल बजट पे बात कर रहे हैं, राज्य की नहीं, आपका भी बारी आएगी, अभी बहुत दूर नहीं है, लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण सजेशन है। हाँ, योग्य सुझाव है, हाँ, और ऐसे सुझावों की जरूरत रहती है सरकार। हमारी तरक्की गाँव से स्टार्ट होती है, क्योंकि अगर हम खेत में ही करेंगे तो शायद बढ़ेंगे नहीं, तो हम जमीनी स्तर से स्टार्ट करेंगे तो शायद ऊपर हम काम कर सकते हैं। दिक्कत नहीं है, बोलिए सर, लेकिन एक भी चीज सच नहीं बोलेंगे तो क्या करें भाई? एक भी चीज सच मानते नहीं है, एक भी चीज सच नहीं है, बोलिए सर जल्दी से, जल्दी से बोलने लगते हैं, रूटीन करने लगते हैं सर, बोलिए। क्या किया जा सकता है? अब AI का जमाना है, एम्प्लॉयमेंट के लिए सरकार को कोशिश करनी चाहिए। जिस तरीके से प्राइवेट सेक्टर में छटनियां चल रही हैं, रोजगार की जो दर है बेहद कम हो चुकी है, तो इस बजट से यही उम्मीद करेंगे कि भारत में जो बेरोजगारी की दर है वो इस पर सरकार कोई काम करेगी और रोजगार के अवसर भी मिलेंगे। बिल्कुल, ये एक बड़ी उम्मीद है। जल्दी से बहुत छोटे संक्षेप में सर आ रही हूँ। धान को केंद्र सरकार खरीदती है, पूरे छत्तीसगढ़ में धान खरीदने में लोग आंदोलन कर रहे हैं, इसको भी काला चश्मा से देखो। मैं मान लिया, बोलने तो दीजिए कम से कम। ₹80 देते हैं, अडानी के अलावा केंद्र सरकार द्वारा किसानों के लिए जो MSP में वृद्धि करते हैं उसको राज्य सरकार रोक लेती है, अपने जेब में डाल देते हैं, उसका भी लाभ
किसानों को सर, मिलना इस चाहिए। के वाले देश का सोना गिरवी रखने ऐसे बात होगी सोनल जी, ये अडानी की तिजोरी में भरना देश का विकास नहीं हो जल्दी से सकता। मुझे खत्म कर मूल बात सुन लीजिए, सुन लीजिए। छत्तीसगढ़ के जो प्रोजेक्ट रोके गए, जो रोके गए छत्तीसगढ़ का प्रोजेक्ट, हैदराबाद हाईवे कब बनेगा? 22-23 का वादा था, बजट प्रावधान था। एम्स रायपुर के लिए हमारी सरकार ने 2022 में जमीन दे दी है, आज तक एक ईटा नहीं रखा गया। जिस प्रकार से बलौदा होकर रायगढ़ रेलवे लाइन 5 साल से बेवकूफ बना रहे हैं, वो बजट प्रावधान कहा गया? अडानी और अंबानी की तिजोरी भरना देश का विकास नहीं हो सकता। चलिए, तो 1 तारीख का इंतजार हमको करना चाहिए। अभी जो फोकस इस बार बजट पर होने जा रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर पर होने जा रहा है। सैलरीड क्लास को बहुत ज्यादा उम्मीद की जरूरत नहीं, ऐसा एक्सपर्ट कहते हैं, लेकिन हमें अपनी एक्सपोर्ट क्षमता को बढ़ाना होगा, इंपोर्ट को कम करना होगा। ये उम्मीद करनी चाहिए कि बेहतर स्थिति बनी रहे और ग्लोबली भी हम इतने मजबूत हो जाए कि हमें किसी पर आधारित ना रहना पड़े। इस उम्मीद के साथ कि ये करेंगी निर्मला सीतारमण, इस बार कुछ होगा बेहतर। आप सभी का बहुत आभार, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस बजट चर्चा को सफल बनाने के लिए। और आवाज आपके माध्यम से जनता की जो गई है पूरे देश भर में जिम्मेदारों तक, उम्मीद करेंगे कि इन सुझाव पर जरूर जो है ध्यान दिया जाएगा और उस पर अमल किया जाएगा। फिलहाल मुझे भी दीजिए इजाजत। इसके पहले अमित जी बहुत शुक्रिया, बहुत आभार। सुरेंद्र जी आपका भी बहुत शुक्रिया, बहुत आभार। आप सभी को भी शुभकामनाएं देश के बजट को लेकर कि आपका जो घर का बजट है उस पर भी सरकार ध्यान रखे और आपके जेब में ज्यादा से ज्यादा खरीदने की क्षमता है। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।